तमाम अहले इस्लाम को जुम्मतुल विदा नाज़रीन मुबारक हो। मैं आपकी खिदमत में सहरिश ज़ुहैब हाजिर हूँ। परवरदिगार आलम ने बाज़ दिनों को दिनों पर और बाज़ रातों को रातों पर बहुत ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है ताकि उम्मत मुस्लिमा अपने दिलों की स्याही को धो डाले और अल्लाह की बारगाह मुक़द्दस में सुरखरू हो सके। जुम्मतुल मुबारक वो ख़ास दिन है जिसको बाकी दिनों पर खुसूसी तौर पर फजीलत बख्शी गई है। जुम्मतुल विदा को, जुम्मतुल मुबारक को सैयदुल अयाम यानी कि तमाम दिनों का सरदार कहा और माना जाता है। तो इस दिन की मुनासिबत से आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, इसका मैं जिक्र करूंगी। जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं करती, तारीख उनकी कदर नहीं करती। सैयद यावर हुसैन कैफ बनारसी की बात करूंगी। ऐसे एक मोहसिन और तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे जिन्होंने कौम को आज़ादी का नारा दिया, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में न माल महफूज है न जान। लॉ एंड ऑर्डर की हालत यह है कि आम शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। कराची की शायद ही कोई सड़क, कोई किनारा हो जहां कोई शख्स अपने आप को महफूज तस्वर कर सकता हो। ये राजन, ये डाकू, ये लुटेरे हर जगह राज कर रहे हैं। जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। यहाँ तक कि किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। ऐसा ही एक नौजवान रहबर अली था जो यावर हुसैन कैफ का पोता था। लुटेरों ने उसे गुलिस्तान जौहर के इलाके में निशाना बनाया, मुजाहमत पर उसकी जिंदगी छीन ली। आज उसके घर वाले मोहसिन पाकिस्तान की औलादें अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं। इस वक्त रहबर अली के भाई अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक पुलिस ने क्या उनके साथ बात की है, क्या यकीन दहानी कराई है कि जो कातिल हैं इन्हें कब गिरफ्तारी उनकी होगी, इन्हें गिरफ्त में लाया जाएगा। शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। शेर अली साहब से हम राब्ता कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, आज़ादी का नारा देने वालों के साथ, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ये कुछ हो रहा है। और मशवरे कराची की आवाम को ये दिए जाते हैं कि अपने जो कपड़े हैं वो कुछ उस तरह के पहन के घरों से निकलिए कि उनके नीचे और कपड़े हों जिनमें अपना कीमती सामान आप छुपाए। और अगर आपको कोई लूटने के लिए आए तो उसके साथ मुजाहमत ना करें, जो आपके पास हो बस उसको दे दें। या फिर ये मशवरे दिए जाते हैं कि घरों से ना निकलें, कोशिश करें बाहर ना निकलें। मतलब अंदाजा आप ये लगाइए कि शहरियों को रहमो करम पर छोड़ दिया गया है कि भाई अपना खुद ही आप मुहाफिज हैं, अपना ख्याल खुद ही रखें, हम पे नहीं रहना आपने, क्योंकि हम इस वक्त बेबस हैं। इन लुटेरों, इन कातिलों, इन चोरों के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है, बेबसी की तस्वीर बनी हुई है इस माह मुकद्दस में, जबकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी कि लोग बेधड़क इबादत के लिए बाहर निकले, अपनी शॉपिंग्स के लिए बाहर निकले। उनके लिए बाहर निकलना जो है वो एक मेरा ख्याल है कि परेशानी का मरला है। वो बाहर निकले तो आखिर कैसे वो निकले, कौन उनका मुहाफिज है, कुछ मालूम नहीं है। कहीं भी लुट सकते हैं, कहीं भी कत्ल हो सकते हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ हैं। खुरम, बताइएगा, आम तौर पर हम देखते हैं कि इस महीने को लेकर पहले सोचा जाता है कि जी माह मुकद्दस आ रहा है और जगह जगह पिकेट्स लगेंगी, नफरी बढ़ा दी जाएगी, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। क्या तैयारी थी हमारी? पुलिस की जानिब से भरपूर तैयारी की गई थी कि चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद होगी, लेकिन उसका उलट ही देखने में आया कि चप्पे चप्पे पे पुलिस तो मौजूद रही शाहराहों पर, लेकिन डाकू गली मोहल्लों में शहरियों को लूटते भी रहे और उनको कत्ल भी करते रहे। सिर्फ माह रमजान के जो रोजे हैं इसमें ही 14 जो जाने हैं वो जा चुकी हैं, जिसमें गुलिस्तान जौहर के जो वो अली रहबर भी थे, जिनको गुलिस्तान राशिद मनाज रोड गुलिस्तान जौहर पुल के ऊपर जो है वो डाकुओं ने लूट मार के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया, फिर लूट मार करके वहां से फरार भी हुए। वाक़े का मुकदमा जो है वो अख्तर सरोश जो कि उनके वालिद हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए सरकार की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि तफ्तीश में 29 मार्च को ये वाकया रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अब तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। खुरम, जिस जगह पर ये डकैती हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां पर डाकू लूट मार कर रहे थे और रहबर अली ने उनको बचाने की या मुजाहमत की, उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने फायर किया घबरा के, और रहबर अली इसमें जाहिर है जान से गए और इनके साथ जो मौजूद थे वो शदीद जख्मी हो गए। जिस जगह पर ये वारदात हुई है वो तो काफी चहल पहल वाला इलाका है। मिलेनियम मॉल वहां पर मौजूद है, बहुत लाइट्स रश होता है वहां पर। उसके बाद आप जौहर मोड़ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आगे तक काफी वहां पर भी चहल पहल होती है।
तो यहाँ पर कोई पुलिस की पिकेट मौजूद नहीं थी, कोई नाका मौजूद नहीं था और ये वाकया पेश आ गया। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, मिलेनियम मॉल बहुत ही रश वाली और कंजेस्टेड जगह है, ट्रैफिक का फ्लो यहाँ मौजूद होता है, रश का मुकाम है। तो वक़्वा इसी तरह हुआ कि जब डाकुओं ने रहबर अली को गोली मार के कत्ल किया है, और एक फुटेज भी मंजर-ए-आम पे आई, एक मोबाइल की फुटेज थी जो कि पुलिस के पास भी मौजूद है और पुलिस उसकी फुटेज को लेके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन की अब तक यही नहीं मालूम कर सकी कि इस फुटेज में नजर आने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो रहबर अली जो कि सड़क पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है शदीद जख्मी हालत में, उसके पास से चीजें उठा रहे हैं। तो पुलिस अभी इस बात का तयन नहीं कर सकी ये मोटरसाइकिल सवार कौन है, ये वो डाकू हैं जिन्होंने मारा है या ये वो लोग हैं जो कि लूट मार कर रहे हैं इस शहर में जो अहम शाहराहों पर कैमरे लगे हुए हैं उनकी क्या हालत जार है। ना तो मोटरसाइकिल का नंबर उसमें अक्सबंद हो सकता है, ना आप शनाख्त कर सकते हैं, जाहिर है वो तो उन्होंने हेलमेट लगाया होता है या चेहरा छुपाया होता है, लेकिन किस सवारी पर जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम हो सकता क्या? नहीं, हमारे पास जो सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, बल्कि अब तो शहर के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे हैं, अब तक हमें कोई ऐसी फुटेज उसमें सामने नहीं आई है जिसमें गाड़ी का नंबर पास हो सके। बहुत ही लो क्वालिटी के कैमरे यूज किए जा रहे हैं। लेकिन जो ये प्राइवेट जो फुटेजेस हम देखते हैं ये सब प्राइवेट फुटेजेस अक्सर हमें मिलती हैं, और यही प्राइवेट फुटेजेस पुलिस को भी मददगार साबित होती हैं। लेकिन ये जो शाहरा पुल के ऊपर ये वाक़ा हुआ, यहाँ इतराफ में कोई सीसीटीवी ऐसा मौजूद नहीं था जो पुलिस को मिल सके। अच्छा, इस वाक़े के बाद जो मुल्जिमान फरार हुए, तो जो पीछे आने वाले जो लोग थे, अवाम थे, उन्होंने इन डाकुओं को पकड़ा है, उसके बाद इनको तशद्दुद किया है। इसमें एक डाकू को तो मौके पर ही अवाम ने तशद्दुद करके मार दिया, दूसरे जो बाकी जो साथी थे वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अब तक ये नहीं मालूम कर सकी कि जो फरार होने वाले डाकू थे वो कौन थे, कहाँ फरार हुए हैं, किधर से गए। कि यहाँ पर अवाम ही अदालत भी लगा लेती है, डाकू पकड़ा तो उसको भी जान से मार दिया। मे बी अगर वो पुलिस की गिरफ्त में होता तो दीगर भी पकड़े जाते, उससे पूछा जाता कि तुम किस तरह और किन के साथ ये वारदात कर रहे थे। खुरम, मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि इस माह मुकद्दस के हवाले से तैयारी तो पहले से थी, ये किस तरह की तैयारी थी कि कराची की अहम शाहराएं हैं, शहीद मिल्लत रोड है, राशिद मिन्हास रोड है, एम ए जिन्ना रोड है, ये वो शाहराएं हैं जो कि सबको पता है बहुत मशहूर शाहराएं हैं, यहाँ पर भी कैमरे मौजूद नहीं है, तो तैयारी कैसी? पुलिस की जानिब से तैयारी थी कि उन्होंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और जगह जगह पुलिस मौजूद होगी। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स हमने देखा कि डाकुओं ने इस बार तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं वारदातों के। अभी तक रमजान मुबारक के इस रमजान में अब तक जो है वो तकरीबन 4,500 के करीब जो है वो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 14 शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। 80 के करीब ऐसे हैं जो कि डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होकर माजूर हो चुके हैं और अपने घरों पर हैं या अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ये वो लोग हैं जो डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। अच्छा, पुलिस के जानिब से हमने एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से एक ऐसा एक्शन नजर आ रहा है कि रात गए और दिन दिहाड़े जो है वो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी पुलिस ने मुकाबला किया, 2 डाकुओं को हलाक किया। गुज़श्ता रोज एक वाकया जिसमें 24 मार्च को अब्दुल रहमान एक नॉर्थ कराची में इंस्टॉलमेंट की दुकान पे डाकुओं की फायरिंग से हलाक हुआ था, उसका मुल्जिम भी पुलिस गुज़श्ता सुबह जो है वो पुलिस ने एनकाउंटर में मुकाबला किया जिसमें वो मारा गया है। इसी तरह शहर में पुलिस अब नजर आ रही है। आपसे कुछ देर कबल की मैं बात कर दूं कि नॉर्थ नाजाबाद फारूक आजम मस्जिद के करीब जो 2 डाकू थे वो शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस, लेकिन बात वही है खुरम, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जाहिर है ये भी करने पर मजबूर हैं, और ऐसी सूरत हाल में डेली बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि माओं की जुड़ रही हैं, सुहाग लुट रहे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। होना तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है कि पुलिस इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अभी मुझे एक वक्फे की तरफ जाना जी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मैं कुछ बात अब करूंगी बैतुल मक़दिस की आज़ादी, इसराइली मजालिम के खिलाफ आलमी यौम एहतजाज है आज। दुनिया भर में मुसलमान जुम्मतुल विदा को बतौर यौमुल कुद्स मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान खान जिलबानी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। अच्छा मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आज के दिन की मुनासबत से आप रोशनी डालिएगा, इस दिन की फजीलत, अहमियत। आज जुम्मतुल विदा है और आपने देखा जो कुछ गज़ा में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ हो रहा है, इस ख़ास मौके पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और इसको यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और ममनून हूँ
और सब सामाईन नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज के दिन की मुनासिबत है तो ये जुम्मतुल विदा है और अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। फिर रमज़ान में आखिरी अशरा और उस अशरे में आखिरी जुम्मा, बिल्कुल ये अल्लाह की करम नवाजी है कि ये बहुत बड़ा एक तो महीना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, इस महीने में सारी किताबें उतरी, कुरान तो उतरा, सारे सहीफ़े इस महीने में उतरे बेशक। फिर जुमा जो है वो सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने जुमे को बाकी दिनों पे फजीलत बख्शी, जिस तरह रमज़ान के महीने को सारे महीनों पे फजीलत है, जिस तरह लैलतुल क़द्र को सारी रातों पर फजीलत है। तो रमज़ान महीना एक ही है जिसका नाम है कुरान में, बाकी कुरान में किसी महीने का नाम नहीं है। सही। अरब नाम रखा करते थे मगर रमज़ान का नाम अल्लाह ने रखा। इन्ना इद्दत शोर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन, अल्लाह ने साल में 12 महीने बनाए मगर किसी का नाम नहीं लिया। इसी तरह दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं मगर किसी दिन के नाम से सूरत नहीं है। मगर 28वें पारे में अगर हम सूरह 62 सूरत देखते हैं तो सूरह जुमा है, ये अल्लाह ने स्पेसिफिक इसका नाम रखा। तो ये फजीलत है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुम्मे के दिन बनाया, पैदा फरमाया, क़यामत जुम्मे के दिन बरपा होगी। और इसमें ऐसी घड़ी है जिसमें किसी मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती, जुम्मे के दिन। तो अल्लाह ताला और आदम और बीबी हवा की जो मुलाकात हुई थी ना, उसको जुमा कहते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। और जुम्मतुल विदा है तो रमज़ान में है, तो इसका यह है कि रोज़ाना 10 लाख लोग, रोज़ाना 10 लाख लोग वो जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, अल्लाह ताला उनको खलासी देता है और जन्नत में दाखिल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये कुछ घड़ियाँ रह गई हैं, मैं सब सामाईन नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि इसको समेट लें। थोड़े से दिन रह गए हैं, थोड़ा सा वक्त रह गया है इसमें इबादत को। और आप यौमुल कुद्स के मैं उस पर यह कहना चाहूँगा, शेख महमूदुल हसन इन्होंने खुतबा दिया, फ़लस्तीन के हैं, और उन्होंने खुतबे में बड़ी ज़बरदस्त फाज फरमाई कि 30,000 लाशें, 70,000 ज़ख्मी लोग और 20 लाख लोग जो बेघर हो चुके हैं। इतने बड़े सानहे ने किसी उम्मत को नहीं जगाया, तो मैं अपने खुतबे में आपको क्या ऐसी बात करूं कि लोग जाग जाएं। और तो बहरहाल नमाज के लिए सफ़ खड़ी करें और जुमे के लिए हाजिर हो जाए। तो ये एक असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्स जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। हमारा अलमिया ये है कि उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा है, बजा फरमाया। मैं थोड़ा सा चाहूँगी आपको अल्लामा साहब, अगर हम शजरा नस्ब पर बात करें तो हुजूर अकरम उनके जो आबाओ अजदाद थे वो दीन इब्राहीमी पर थे, तो इसके पीछे क्या वो वजूहात थी और क्या इसकी वजह थी? जी सहरिश, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। असल में अब्द मुनाफ के 2 बेटे पैदा हुए जुड़वा, एक थे हाशिम और एक थे अब्द शम्स। फिर जो हाशिम थे उनके 11 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के बेटे हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एतबार से आप हाशमी ख़ानदान से हैं। सही। बनु हाशिम जो हम कहते हैं, तो ये हाशमी ख़ानदान है आपका। और जो दूसरे बेटे थे उनके, वो थे अब्द शम्स, अब्द मुनाफ के, उनके बेटे थे उमैया। फिर उमैया के 2 बेटे पैदा हुए, एक थे हर्ब और दूसरे थे अबुल आस। जो हर्ब थे उनके बेटे थे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बेटे थे माविया, और माविया के बेटे थे यजीद, और उनके बेटे फिर पैदा हुए माविया। जो अबुल आस हैं उनके जो बेटे थे वो 2 बेटे हैं। उनके एक के बेटे का नाम है अफ़ान, उनके बेटे थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, और दूसरे बेटे थे हकम, उनके बेटे थे मरवान, और उनके 2 बेटे थे, एक अब्दुल अजीज़ और एक अब्दुल मलिक। अच्छा, अभी जैसे कि बनु हाशिम, मैं इसको बात को पूरा कर दूँ। उनके फिर 4 बेटे थे, वलीद, हिशाम, यजीद, सुलेमान। वो थे बनु उमैया, ये थे बनु हाशिम, हैं दोनों कुरैश। अब ये कुरैश क्या है, मैं इस पे आना चाहता हूँ। आप क्या फरमा रही हैं?
आप पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये बात बताना चाह रहा था कि एक बनु हाशिम है, एक बनु उमैया है, ये दोनों कज़न हैं, मगर दोनों कुरैश थे। अब कुरैश क्या है, ये कबीला है और आप इनका असल नाम फहर है, जो आप नसब नामा फरमा रही हैं। तो अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर, ये जो फहर है ये असल में कुरैश है। सही। फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन, इसी में थोड़ा आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बनु उमैया और बनु हाशिम इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं उनमें एक रिफ्ट भी है, एक दुश्मनी का एलिमेंट भी था। इसकी क्या वजह थी, ये भी इसमें आप शामिल कर लीजिए। एक हदीस है और मैं उसको कोट करता हूँ कि जब ये दोनों बेटे पैदा हुए थे, अब्द मुनाफ को जुड़वा, तो ये दोनों इनको अलहदा किया गया था, तो उनमें से खून बहा था, जो रिवायत में आता है। तो रावी लिखते हैं कि इसकी वो ताबीर थी कि ये आपस में लड़ेंगे और इस तरह खून रेजी होगी, तो ये होना था। और बहरहाल मैं इस पे ही आता हूँ कि जो सिलसिला नसब की बात हम कर रहे थे, मैं इस पे आता हूँ कि जो फहर तक मैं बिन मालिक बिन फहर बिन नज़र बिन कनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान, ये जो अदनान है ये 24 वास्ते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, अदनान तक, ये इमाम बुखारी ने नकल किए हैं। मगर आगे जो रावी हैं, जैसे आप कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर नूह और फिर आदम अलैहिस्सलाम, तो ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम तक है और ये 82 वास्ते हैं। सही जी नहीं, अच्छा इसमें बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह से जिक्र भी नहीं हुआ और शजरा नसब पे उस तरह से बात नहीं हुई। बड़ा एक इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है जो कि लोगों तक पहुंची है। दूसरा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप दादा की बात भी करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि मुतवल्ली थे खाना काबा की, और वहाँ उनकी चाबियाँ भी उनके पास हुआ करती थी। ज़ाहिर सोसाइटी में एक बड़े उनकी शख्सियत थी, तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी। उस ज़माने में इस्लाम से पहले कैसे इबादत हुआ करती थी, क्या मामलात हुआ करते थे? असल में तो इस्लाम से पहले तो जहाँ पे मक्का मुकरमा में बुत परस्त थे और खाना काबा के अंदर भी 365 बुत बनाए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तो ये अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफ़ुकिल उला ला तग़रबू, आप आए तो ता क़यामत के लिए नबी बन के आए। पहले नबी आए फिर चले गए, मगर आपका सूरज जो तुलू हुआ ता क़यामत तक। तो ये जितनी भी इबादतें थी, चाहे वो सूरज की परस्तिश करते थे, सितारों की करते थे, यहूदी अपने मज़ाहिब पर थे, तो ईसाई अपने मज़ाहिब पर थे, कुछ बुत परस्त थे, तो सबको ख़त्म हो गया किया गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। तो फिर एक दीन मतीन है और वो ताक़यामत तक रहेगा। बिल्कुल ताक़यामत तक रहेगा। अच्छा, अब चूंकि आपने ताक़यामत की बात की है, तो आजकल एक टॉपिक जो कि बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस आ रहा है और उस पर बात बहुत हो रही है कि जी क़यामत की निशानियों में से है, इसमें इजराइलियों को साथ उसके कनेक्ट किया जा रहा है। जो रेड हाइफर की भी बात हो रही है कि एक लाल गाय जो कि जी नमूदार हो गई है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जलाया जाएगा, फिर उसकी राख जिससे सब वो बात लिया जाएगा और फिर पाक होंगे, कुछ ऐसी बातें। ये क्या सारा सिलसिला है, ज़रा इस पर कुछ बताएंगे आप? क़यामत की जो निशानियां हैं वो तो पूरी हो चुकी हैं। देखें ना, अब वो क़यामत कब बर्पा होती है वो अल्लाह के इल्म में है। वो कब होती है, जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। एक जो हदीस मशहूर है जो हज़रत जिब्रील से, जिसको हदीस जिब्रील भी कहते हैं, कि जब आपके सामने आके बैठे और सवाल जवाब किए, लोगों को पता नहीं था कि जिब्रील है, मगर वो इल्म देने आए थे। तो आखिर में उन्होंने एक सवाल किया हमारे रसूल से, जिब्रील ही थे इंसान की शक्ल में, कि क़यामत कब होगी। तो आपने फरमाया, मैं इतना ही जानता हूँ जितना सवाल करने वाला मुझसे जो जानता है जी। तो उन्होंने कहा आप कोई अलामतें बताते। तो आपने फरमाया कि देखें, इसकी अलामत में से एक अलामत ये है कि जब बद्दू लोग, देहाती लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। आप देखें दुबई जाएं तो इनकी इमारतें बदवी हैं, अगर इनकी आप पस मंज़र देखेंगे तारीख़। और दूसरा उसमें से ये है कि वालदैन को रुस्वा किया जाएगा। आप देखें कि वालदैन को रुस्वा किया जाता है,
बच्चा बच्ची माँ के सामने खड़े हो जाते हैं, बाप के सामने खड़े हो जाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और इस रमज़ान के मुनासबत से मैं एक बात और कोट करना चाहूँगा कि हमारे रसूल ने फरमाया सबकी बख्शिश हो जाएगी रमज़ान में, 4 लोगों की नहीं होती। एक वो जो शराब का आदी हो मुदमिन खमरन, और दूसरा वो है जो आकुन लेवाले दे ही, माँ बाप का नाफरमान हो, यानी कि माँ बाप को जिस कलेजे फाड़ देने वाला, आग कर देने वाला। और तीसरा वो है जो कीना रखने वाला। कीना ये होता है कि मैं जब मुझे, एक तो होता है कि किसी से नफरत है, एक तो कीना दिल में वैर होता है कि जब मुझे मौका मिला मैंने इसने दुश्मनी पूरी करनी है। और चौथा ये जो कता ताल्लुक़ करता है अपने रिश्तेदारों से, बीवी से, भाइयों से, सारे रिश्तेदार उसमें आ जाते हैं। तो उसमें सबसे जो बड़ी बात जो है ना, जो आखिरत की निशानी में से, वो है माँ बाप को रुस्वा किया जाए। सही। अच्छा, ये जो मैंने अभी जिस हवाले से बात की है, जो लाल गाय की मैंने आपसे बात की है कि इसमें कोई और रंग का बाल नहीं होगा, पूरी वो लाल गाय होगी, ये जो निशानियां जिस किस्म की ये टॉपिक आजकल, इसमें कोई हकीकत भी है या कोई इसमें हकीकत नहीं है जो डिस्कस हो रहा है? मैं इस चीज़ को नहीं जानता, मैंने ना पढ़ा है, और काफ़ी नई बातें हमको सुनने में आजकल मिल रही हैं। जो हमारे रसूल ने फरमाया, देखें वो जो दज्जाल की निशानी है या इमाम मेहंदी के, वो तो किताबों में, तारीख़ में और अहादीस में मिलती हैं, मगर वो इसराइली रिवायात को मैं नहीं कोट करता, मैं कोट करता हूँ बुखारी को, कुरान पाक को। सही। अच्छा, अभी जो कुछ हो रहा है आपने देखा है फ़लस्तीनियों के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए, जो जुल्म और बर्बरियत जिस हद तक बढ़ गई है, फिर मस्जिद अक्सा के हवाले से भी जो निशानियों में शामिल है, उस पर भी ज़रा जल्दी से अगर आप कुछ बता देंगे तो, उनके वक्त की भी किल्लत। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हिस्स ख़त्म हो चुकी है। हम उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है दूसरे मुसलमान का भाई है, तो उसके लिए क्या है कि वो उसको हाथ से तकलीफ़ ना पहुँचाए, उसको ज़ुबान से तकलीफ़ ना पहुँचाए। इन्नमल मोमिनून अल इख्वा, दुनिया में जितने भी ईमान वाले हैं वो भाई हैं। अब जो मेरे भाई को तकलीफ़ हो, मुझे भी तकलीफ़ हो। अब फ़लस्तीन में देख रहे हैं, और जो खून के आंसू रो रहा है, तो उस पर हमने उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कल एक अच्छी खबर आई है कि यूएई ने बायकॉट किया है, और जैसे ये खबर आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, बिल्कुल। तो और सऊदी अरेबिया ने भी इससे बायकॉट किया है, और अमेरिका ने जो, बिल्कुल जाहिर है एहतजाज का यही तरीकाकार है कि बायकॉट भी किया जाए, हर प्लेटफॉर्म से आवाज़ भी उठाई जाए, बार बार बात की जाए, और दुआएं हमारे बहन भाइयों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए, इन जालिमों के दिल में कुछ रहम डाले, और वहाँ पर कुछ जंगबंदी का सिलसिला हमें नजर आए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। एक वक्फा शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। जी, वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ चाइनीज़ सा टच है इसमें, बाकी मायदा बताएंगी कि आज क्या बनने जा रहा है। जी मायदा। जी सरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं नॉर के सिंगापुरियन राइस, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स होते हैं। चिकन अलग से प्रिपेयर होती है जिसमें हम नॉर के सॉसेज यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास नूडल्स प्रिपेयर होंगी, नॉर का सॉस प्रिपेयर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जी अभी शुरू करते हैं, लेकिन मैं भूल गई, जुम्मा मुबारक। बड़ा ख़ास दिन है आज, और ज़ाहिर है इस दिन ख़ास दिन की मुनासबत से ख़ास एहतमाम भी होता है। तो ऐसे में मायदा आज हमें बहुत कुछ बनाना सिखा रही हैं। सिंगापुरियन राइस से स्टार्ट कर रही हैं आप, नॉर के? हाँ जी, हम नॉर के सिंगापुरियन राइस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी। और उससे पहले जो है वो हम हाथ धो लेते हैं लाइफ बॉय से, क्योंकि हमने बहुत सारा काम आज हाथ से करना है। बिल्कुल, आप लाइफ बॉय के लिक्विड सोप से हैंड वॉश कीजिए, जो कि 100% जर्म से प्रोटेक्शन देता है विद इन 10 सेकेंड्स। तो इस रमज़ान अपने घर लेकर आइए लाइफ बॉय का हैंड वॉश और अपनी खुशियों को बनाइए महफूज। हाँ जी, चलिए जी, अच्छी तरह धो लें और आ जाएं सुकून से जो है वो हाथ से काम। अच्छा, वैसे जो हाथ से काम करके सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल के ग्लव्स पहन के मिलती है। खाना हो या पकाना हो, खाली हाथ धुले हुए हो तो उससे बड़ा अच्छा काम होता है। अच्छा, जी सरिश, हम यहाँ पर सबसे पहले चिकन को प्रिपेयर करें, क्योंकि उसकी कुकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो हम इसको प्रिपेयर करके फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ इसके आएंगे। हमने चिकन के लिए पहले ऑयल लिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जितना चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, ठीक है जी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बस सौते करेंगे, बहुत ही हल्का सा, ठीक है। ठीक है। हम इसके अंदर अब अपनी चिकन डाल रहे हैं। चिकन को हमने पहले से जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर और हरी मिर्चों के अंदर मैरिनेट करके रखा हुआ है। हमने चिकन क्यूब्स लिए हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा बस सौते करेंगे। अपना स्पून चेंज कर लेते हैं। चलें जी, आप इसको सौते करें, तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता देती हूँ कि हमारे किचन में और क्या क्या मौजूद है। तो जनाब हमारे किचन में है लेमन नेक्स का लिक्विड सोप, जो कि बहुत ज़रूरी है किचन में होना, क्योंकि जब मेहमान आते हैं बड़ी तादाद में तो ज़ाहिर है बर्तन भी उतने जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास लेमन नेक्स का लिक्विड सोप या बार मौजूद होगी तो जस्ट आपको स्कॉच ब्राइट पर 1 to 2 ड्रॉप्स डालने हैं। 3x मोर टाइम्स आपका झाग बनेगा, झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे और ग्रीस की कट करता है 3x मोर टाइम। तो ये लाजमी आपने किचन में रखना है। बर्तनों से खुशबू आएगी, जेंटली डिश वॉशिंग हो जाएगी। सो नो टेंशन, मेहमानों की आने की कोई टेंशन नहीं है, बर्तन धुलना तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये आपके किचन में लाजमी होना चाहिए। और जनाब दूसरा, आपको पता है कि आजकल रमज़ान है और रमज़ान बड़ा मुक़द्दस महीना है, इसमें तोहफ़े तोहफ़े भी मिलते हैं, सब एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में लिप्टन ने भी एक हमें खुशी दी है, क्योंकि हमारे घर के किचन के अंदर कैबिनेट में एक डब्बा मौजूद होता है जिसमें हमने पत्ती रखी होती है और वो हमारी अम्मियों के दिल के काफ़ी करीब होता है, उन्हें काफ़ी अजीज़ होता है। तो वो ये कहती हैं कि डब्बा जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखना, ही आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस रमज़ान लिप्टन लेके आया है हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा। वो है लिप्टन का ये गोल्डन कलर का जार ऑफ जॉय, जो कि हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगा। हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, ये आप ज़रूर ख़रीद कर लाएं, क्योंकि लिप्टन की चाय वो चाय है कि जब जब बनाओ वही खूबसूरत गोल्डन कलर आता है, जायका ज़बरदस्त, कड़क चाय बनती है, खुशबू तो इसकी है ही लाजवाब। तो ये लाजमी आप लेके आइए इस रमज़ान, अपनी अम्मियों को ख़ास तोहफ़ा दीजिए जो कि लिप्टन की तरफ से है। रमज़ान का ये लिमिटेड एडिशन है, ख़ास तोहफ़ा है रमज़ान का, तो आपने लाजमी लेके आना है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर जो है वो चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है, इसका जब तक कलर चेंज हुआ है। अब हम इसके अंदर अपने सॉसेज डालेंगे, जिसमें हमारे पास ऑयस्टर सॉस है, ठीक है। हम तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना डालेंगे। हम चिकन में सारे फ्लेवर्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारी नूडल्स में भी फ्लेवर्स होंगे और हमारे सॉसेस के अंदर भी फ्लेवर्स होंगे, जो सब चीज़ें एक साथ असम्बल होंगी। हमने इसमें लाइट सोया सॉस डाला है। हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, ओके। और जी इसके साथ हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस नॉर का, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर नॉर का चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, चटपटे से राइस बनेंगे। हाँ जी, चलें जी, आप ये जब तक इसको ड्राई करती हैं, थोड़ा भूनती हैं, तब तक मैं नाज़रीन को बताऊं कि हमारे पास पामोलिव भी मौजूद है। और पामोलिव का जनाब जो ये वाला आप सोप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, इसके अंदर सिट्रस एक्सट्रैक्ट है और क्रीम मौजूद है, जो आपके हाथों को मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है, उसकी डलनेस को ख़त्म करता है। सिट्रस वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तभी कहते हैं कि आप जूसेस पिया करें। तो ऐसे में अगर आपके सोप में भी सिट्रस मौजूद है और क्रीम मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेस्ट कोई साबुन हो सकता है, कोई सोप हो सकता है। तो ये भी अपने किचन में आप रखिए, क्योंकि मुझे तो बार बार हाथ धोने की आदत है किचन में काम करते हुए। तो ये आपके किचन में लाजमी होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन की जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे और आपके हाथों से खुशबू आए। तो ये भी अपने किचन में रखें आप। अच्छा, जब तक हमारा यहाँ पे चिकन कुक हो रहा है, इसके साथ साथ हम अपनी नूडल्स प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि हम बनाएंगे नॉर की चिकन क्यूब से, ठीक है जी। हम इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो है वो नूडल्स को पहले स्पेगेटीज को बॉईल करके रखा हुआ है। आप इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर सकते हैं वो मैक्रोनी, कोई भी पास्ता भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस का, लेकिन हम इसके अंदर स्पेगेटीज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्पेगेटीज ही ऑथेंटिक रेसिपी में यूज़ होती है। ज़बरदस्त। चलें आप यहाँ पर इसको स्टार्ट करें। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को चार्ट दिखा देती हूँ, जिसमें सिंगापुरियन राइस की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल हैं। आपने करना ये है कि चिकन बोनलेस स्मॉल क्यूब्स लेने हैं, तकरीबन 500 ग्राम।
आपने गार्लिक लेना है 1 टेबलस्पून जो कि चॉप्ड होगा। आपने ग्रीन चिलीज चॉप्ड लेनी है 1 टेबलस्पून। सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून और ऑयल जाएगा जो कि इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये तो जनाब आपके चिकन के इंग्रेडिएंट्स हो गए। फिर आपने जनाब नोर की स्पेशल सॉस तैयार करनी है जिसमें आपने नोर का केचप लेना है 1/2 कप, हॉट सॉस लेनी है 2 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर लेना है 1/2 टेबलस्पून, मेयोनीज लेंगे 1/4 कप, सोया सॉस जाएगा 3 टेबलस्पून। तो आपका ये सॉस भी रेडी हो जाएगा। अब जनाब हम आ जाते हैं नूडल्स की तरफ, जिसकी इस वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैदा ने। तो इसमें बॉइल्ड स्पेगेटीज़ जो कि मैदा ने ऑलरेडी बॉयल करके रखे हुए हैं, वो आप इसमें पास्ता भी ले सकते हैं, स्पेगेटी भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। गार्लिक चॉप्ड आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, जिसको ऑयल में अभी सौते कर रही हैं मैदा। उसके साथ आपको ऑयस्टर सॉस चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर का पिंच चाहिए और नौर का चिकन क्यूब चाहिए। तो उसमें फिर आपके ये नूडल्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है मायदा? हाँ जी, हमने यहाँ पर जो है वो गार्लिक को सौते कर लिया है। हम बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा चिकन का, नौर का चिकन क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर चिकन नहीं डालेंगे स्पेगेटीज में, तो हम इसको जो चिकन का फ्लेवर देंगे वो हमारी नौर के चिकन क्यूब से देंगे। बिल्कुल, नौर ने भाई हमारी ज़िंदगियों को काफ़ी आसान कर दिया है। अगर आपको जनाब झटपट कुछ पकाना है तो मेरा ख्याल है 30 मिनट्स लगते हैं और उसमें आपका जो है ना खाना वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। हाँ जी, हम यहाँ पर बस हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये डाइल्यूट हो जाए जो हमारी नौर की क्यूब है। सही। साथ साथ हमारी यहाँ पर चिकन भी पक रही है जो ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस ये यहाँ पे सॉस इसका ड्राई होगा। सही। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये और इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे किचन में मौजूद हैं जो नौर की झटपट रेसिपी है, वो है बेवक्त भूख का मैजिक सोल्यूशन, जो कि नौर के चटपटा नूडल्स हैं। वो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं हमारी इस किचन की बिल्कुल फ्रंट पे शेल्फ पे रखे हुए हैं। जब बेवक्त की भूख लगती है और फ़ौरन से कोई हल चाहिए होता है तो उसमें नौर का चटपटा नूडल्स जो है ना वो बड़ा काम करता है, क्योंकि अफ्तार से पहले या फिर सहरी के बाद बच्चे जब कभी भी तंग करें तो ऐसे में झटपट नौर के जो नूडल्स हैं वो हम तैयार कर सकते हैं और ये सिर्फ 30 रुपए में मिल रहे हैं। तो आपके पास बेवक्त की भूख का मैजिक सोल्यूशन मौजूद है, अपने किचन में लाजमी रखिए ताकि जब जब बच्चे तंग करें तो आपके पास नौर के झटपट नूडल्स मौजूद हों, जल्दी से बनाए और सर्व कर दिए। अच्छा हाँ जी, हमने इसमें अपने तीनों सॉसेस डाल दिए हैं जो सेम हमने चिकन में यूज़ किए थे, जिसमें हमारे पास सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है और विनेगर है। ठीक है, हमने यहाँ पर तीनों डाल दिया। हमें एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नौर की हमने चिकन क्यूब डाली है। और नौर की जो केचप है मायदा, वो भी सॉस जो है, हाँ जी, वो भी आपको पता है कि हमारे जितने फ्राइड आइटम्स हैं उनकी मेरा ख्याल है पार्टनर है। हाँ, इसके बगैर मज़ा ही नहीं आता। और अभी आपने चिकन रेडी किया है, ये भी नौर की सॉस में किया है, तो सॉस इसकी इतनी डिलीशियस होती है कि आपने कुछ भी बनाना हो उसमें एक ख़ास कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि अफ्तार टाइम पर जब लाजवाब हमने कुछ सर्व करना हो तो उसमें अमेजिंग सी ये सॉस अगर साथ हो तो ये इसकी पार्टनरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है कि मज़ा आए। ऐसा ही है। अब हम इसके अंदर अपनी नूडल्स को डाल देंगे सारी, ठीक है, जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। बिल्कुल, और इससे पहले आपने इसमें नौर का ये क्यूब डाला है, जो कि चिकन का असल मज़ा देता है, असल मज़ा और ये नूडल्स जो है ना वो उससे टेस्टी हो जाएंगे। ऐसे ही है। और जब ये सर्व होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ असेंबल होंगी, तो फिर आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर जो है वो हमारा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे तकरीबन पिंच के बराबर। ठीक है, हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि नौर के चिकन क्यूब में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद था। हमने बस इसको यहाँ पर मिक्स करना है। ठीक है, हमारे 2 कॉन्डामेंट्स जो हैं वो सिंगापुरियन राइस के रेडी हैं, जिसमें हमारी नॉर्थ से जो हमने नूडल्स बनाए हैं ये, और इसके साथ साथ जो हमने चिकन बनाया है ये हमारे पास 2 चीज़ें रेडी हैं। अब हम जो बनाएंगे नॉर्थ से स्पेशल सॉस, जो कि हमारे सिंगापुरियन राइस के साथ सर्व होगा इसकी असेंबलिंग के अंदर, तो उसकी हम तैयारी शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, हम एक बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम जो है वो नौर का टोमेटो केचप ऐड करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये इसका स्पेशल सॉस है। ठीक है, और सिंगापुरियन राइस में ये सॉस ना हो तो सिंगापुरियन राइस इनकम्प्लीट होते हैं। अच्छा, ये हमने इसमें
हाफ कप जितना केचप लिया, टोमेटो केचप नॉर का। सही। ठीक है, हमने जो हमारी चिकन है उसमें चिली गार्लिक यूज़ किया है, तो सारे नॉर के फ्लेवर्स जो है वो हमारी इस पूरी रेसिपी में मौजूद है। अब हम इसके अंदर मेयो डालेंगे थोड़ा सा, सही, 1/4 और मेयो आप हेलमन का यूज़ कर रही हैं जो कि बहुत थिक और टेस्टी मेयो है, और मार्केट में ये हर जगह पर अवेलेबल है, और इसके जैसा टेस्ट मैंने किसी दूसरे मेयो में नहीं देखा। लाजमी लेके आए बर्गर्स में, सैंडविचेस में, फ्राइज़ के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको डालने की ज़रूरत नहीं थी। हमने 1/4 कप जितना हमने ये सॉस लिया। अब हम इसके अंदर हॉट सॉस डालेंगे, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून जितना। ओके, ठीक है जी। इसके साथ साथ अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। ओके, ठीक है, हम इसमें हाफ टी स्पून जितना हमारा गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, और जी इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, और जी हम इसके अंदर अब जो डालेंगे वो हमारा है ऑयस्टर सॉस। ये हमारा जो है नॉर का स्पेशल सॉस जो हम सिंगापुरियन राइस के साथ सर्व करेंगे। सही, ये हमारा रेडी है। जबरदस्त। ठीक है, अब हम इसकी जो है सारी जो इसका मेन चीज़ है सिंगापुरियन राइस अच्छा, वैसे मैं देख रही हूँ कि ये वाली रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है लेकिन है बहुत इजी। बहुत इजी है, और ये सारे इसके कॉन्डिमेंट्स रेडी हों तो सारा गेम इसका असेंबलिंग का है। सारी चीज़ें इसकी असेंबलिंग का पूरा गेम है जिसको टाइम लगता है। हमने जो है वो इसके कॉन्डिमेंट्स में फिर रिपीट कर रही हूँ, हमने चिकन बनाया, चिकन के साथ इसमें नूडल्स जाएंगे, बॉइल्ड राइस हमने पहले से करके रखे हैं, और इसकी जान एक और ये है फ्राइड गार्लिक। ठीक है, जो हमने चॉप करके इसको डीप फ्राई कर दिया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने नॉर का स्पेशल सॉस रेडी की है, और ये वेजिटेबल्स हैं जो हमने पहले से सौते करके रखी हुई हैं। ठीक है, हम इसके अंदर जो हमारी चिकन है इसके अंदर अब हम इन वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे। क्या बात है, हेल्दी भी और टेस्टी भी, बहुत मजे की रेसिपी। और आपने जो इसमें हेलमन का सॉस डाला है वो भी मेरा ख्याल है कि पार्टनर है तमाम स्नैक जो हम लोग स्नैक्स लेते हैं उसके साथ भी, और उसके अलावा इस तरह की रेसिपीज़ में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस तरह की सॉसेस का, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं कि रेसिपीज़ रेडी हो जाए। ऐसे और स्नैक्स के साथ तो वैसे ही एक कंपल्सरी आइटम होता है। बिल्कुल, हमने यहाँ पर जो है वो हाफ ऑफ वेजिटेबल्स डाली हैं क्योंकि हम असेंबलिंग के ऊपर भी वो डालेंगे, यूज़ करेंगे। तो बस सारी हमारी वेजिटेबल्स क्योंकि ऑलरेडी हमने सौते की हुई थी, तो हमने सिर्फ इसको एक अच्छा सा मिक्स देना है, दैट्स इट। अब हम इसकी जो है वो असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। बस ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम अपनी इसकी कंप्लीट असेंबलिंग करेंगे। मैं टिश्यू से पहले हाथ साफ़ कर लूँ क्योंकि हमने इसमें लाइव बॉयस हमने ऑलरेडी जो है वो हाथ धोए में है जी। अब जो इसकी मेन असेंबलिंग है उसमें हम सबसे पहले जो है वो बॉइल्ड राइस यूज़ करेंगे। सही, ठीक है, राइस में कोई फ्लेवर इसके नहीं जाता है, सिंपल बॉइल्ड राइस होते हैं। ओके, ठीक है, एक लेयर हम नीचे इसके बॉइल्ड राइस की करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके घर में कोई दावतें हैं तो आप इसको सारे कॉन्डिमेंट्स को रख भी सकते हैं, जिसकी जो मर्जी है वो अपने हिसाब से इसको असेंबल कर सकता है। जिसको वेजीज ज्यादा चाहिए वो वेजीज ज्यादा डाल लेगा, जिसको नूडल ज्यादा चाहिए वो नूडल ज्यादा डाल लेगा, जो चावल कम खाना चाहते हैं वेजीज ज्यादा खाना चाहते हैं वो राइस कम डाल लेंगे। तो बड़ा अच्छा है ये कि अगर आप इसको अलग अलग सर्व करेंगे तो हर कोई अपनी मर्जी का प्लेटर बना लेगा। ऐसे ही है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारी नूडल्स है। ठीक है, अब इसमें नूडल्स जाएंगी। आपने हर चीज़ को, मैं फिर से रिपीट कर लूँ, ओवर स्पाइस नहीं करना है। द रीज़न इज़ कि आपकी हर चीज़ के अंदर फिर जब सारी चीज़ें आप एक साथ मिक्स करके खाएंगे तो वो बहुत ओवर पावरिंग सारे फ्लेवर्स हो जाएंगे। आपने इसको बहुत ही बैलेंस फ्लेवर्स, और आप ये इतने एक्सपेंसिव बाय करते हैं रेस्टोरेंट से सिंगापुरियन राइस, तो बेहतर ये है कि घर में बना लें। कोई ऐसी मुश्किल रेसिपी नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो घर में मौजूद होते हैं। सॉसेस हमने वैसे ही ये घर में रखी होती हैं, और बस हमने करना क्या है कि रेसिपी जो कि मैंने आज आपको बता दी है, इस सब को आपने बस मिक्स करना है और उसके बाद आपने असेंबल करके सर्व कर देना है। ऐसे ही है। ठीक है, हमने नूडल्स डाली। अब हम इसके ऊपर जो हमारी हमने चिकन और वेजी रेडी किया है ये हम डालेंगे। ठीक है, क्या बात है, ये तो नॉर अगर मौजूद है ना तो हम बड़े मज़े से सिंगापुरियन राइस आराम से घर में बना सकते हैं। हमने इसमें एक्स्ट्रा देखें कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले, कोई भी चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि नॉर की हमने जो नूडल्स को फ्लेवर दिया है वो हमने इसकी
चिकन क्यूब से दे दिया है। बाकी चीज़ों को हमने केचप से यूज़ कर लिया और एक में हमने नॉर का चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लिया। क्या बात है, ठीक है जी। ये हमने इसके ऊपर, चलें आप साथ साथ असेंबलिंग कर रही हैं, मैं एक बार फिर से इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। तो अभी जो मायदा ने सबसे पहले चिकन को प्रिपेयर किया था, उसमें मायदा ने तकरीबन 500 ग्राम चिकन ली है, जो कि बोनलेस चिकन थी, स्मॉल क्यूब्स में। उसको जनाब इन्होंने गार्लिक चॉप्ड 1 टेबल स्पून और जिंजर चॉप्ड 1/2 टेबल स्पून और ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके 1 टेबल स्पून डाला, सोया सॉस 2 टेबल स्पून डाली और उसको इन्होंने मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद इन्होंने इसको जनाब ऑयल में सौते किया है, चिकन को शैलो फ्राई कर लिया। उसके बाद इन्होंने अलग से नॉर का जो स्पेशल सॉस है वो रेडी की है, जिसमें नॉर केचप डाली है 1/2 कप और हॉट सॉस डाली है 2 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून, हेलमन का म्योनीस डाला है 1/4 कप और तकरीबन सोया सॉस डाली है 3 टेबल स्पून और इसकी सॉस रेडी कर ली है। उसके बाद नूडल्स को प्रिपेयर किया है। आप स्पेगेटी ले सकते हैं, पास्ता ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपके उसको बॉईल कर लिया। उसको बॉईल करने के बाद आपने गार्लिक चॉप लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून, ऑयल लिया 3 टेबल स्पून, उसमें गार्लिक जो चॉप्ड है उसको आपने थोड़ा सौते कर लिया। उसमें ऑयस्टर सॉस डाली, 1 पिंच ब्लैक पेपर का डाला, नॉर का चिकन क्यूब डाला जो कि चिकन का असली मज़ा है, और उसमें जनाब इन्होंने स्पेगेटी डाल ली और वो भी अलग से रेडी हो गया। फिर इन सब को असेंबल कर लिया, उसके ऊपर सॉस डाल रही हैं। कैमरामैन दिखा दीजिएगा जी। ये हमने इसके ऊपर सॉस डाल दिया है, ठीक है। अब जी ये जो है, जो हमने गार्लिक को पहले से फ्राई करके रखा था, ये आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डालना है। ये इसमें मतलब बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है हमारा फ्राइड गार्लिक, ठीक है। ये बहुत आसान है। आपने गार्लिक को पहले चॉप कर लिया, चॉप करने के बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसका गार्लिक डाला और अब हम इसको टॉप करेंगे हमारे स्प्रिंग अनियन के साथ। ज़बरदस्त, ये बड़ा मज़े का प्लेटर बन गया, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी तारीफ होगी। तो जनाब हमारी रेसिपी डन हो गई। हाँ जी, हमारी रेसिपी चलें जी, आपने अब लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करके हमें अपना फीडबैक देना है और आप यूट्यूब पर जाइए, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, बोल के जायके सेगमेंट देखिए। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपका मिस हो गया या नहीं समझ पाए, आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और शेफ़ मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है वापस स्टूडियोज़ में। जी, प्रोग्राम में आपने भी बोल के जायके में ज़बरदस्ती रेसिपीज़ देखी जो कि यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, हम अपने इख्तिताम पर आ गए प्रोग्राम के, तो मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।